Hello everyone, welcome back to Voices of Merit. एंड वी आर स्टिल कमिटेड कि हम लेके आए ऐसे गेस्ट जो आपको हर बार हर दिन इंस्पायर करे और आपको भी पता चले कि मेरठ में नया नया या बहुत पहले से क्या होता आ रहा है. सो वेलकम बैक एवरीबडी एंड आवर टुडेज गेस्ट इज वेरी 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 स्पेशल फॉर अस एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि मैम ने हमारे लिए टाइम निकाला इतनी अपनी अच्छी जर्नी और चीज़ें बताने के लिए. तो आई वुड रियली वेरी वार्मली वेलकम डॉक्टर कानन त्यागी मैम. थैंक यू सो मच आप पॉडकास्ट पे आए और हमें अपनी जर्नी के बारे में आप बताएंगे. थैंक यू राशि. आप सभी को मेरा प्रणाम. जो सुन रहे हैं अगर उनको इससे कुछ इनिशिएटिव मिलता है तो मुझे लगता है राशि का हमारा ये सब समय यूजफुल हो रहा है. राशि के लिए भी बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि वो मेरठ की ऐसी चीज़ों को निकाल के ला रही है जो कुछ लोग तो जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं. अगर हम सब जानेंगे तो एक दूसरे के साथ सहयोग भी कर सकेंगे और एक दूसरे के लिए शायद कहीं ना कहीं से प्रेरणा भी ले सकेंगे. थैंक यू राशि. अरे बिल्कुल मैम, मैं तो स्टार्टिंग से ही जानना चाहूंगी कि ऑब्वियसली इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी. आपकी कितनी उसमें लर्निंग्स रही होंगी, सब तो हम इतनी देर में सीख भी नहीं पाएंगे. बट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एक एमबीबीएस करी, एमडी करी आपने, ये मेडिकल की साइड झुकाव कैसे रहा आपका? फैमिली में कोई था या पढ़ने का आपको लगा कि ये अच्छी चीज़ है? बेटे हमारा समय बहुत पुराना समय भी नहीं है और ऐसा नया भी नहीं है. मैं गाजियाबाद को बिलोंग करती हूँ. मेरा उस समय मेरठ से भी काफ़ी छोटा था. मेरठ एक डिस्ट्रिक्ट था और गाजियाबाद एक कस्बा शब्द टाइप का था. शायद ये छोटा शहर था. तो वहाँ पे मेरे फादर एक सक्सेसफुल लॉयर थे. एजुकेशन में भी थे क्योंकि वहाँ के लॉ कॉलेज में प्रोफेसर रहे. बाद में उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी जब नई नई खुली थी तो मेरठ यूनिवर्सिटी में लॉ के डिपार्टमेंट के डीन भी रहे थे. सुखदेव शर्मा जी थे. और इसी के साथ साथ वो अपने शहर की सोशल एक्टिविटी में भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते थे. मेरी माँ एक बहुत ही आदर्श और बहुत ही अच्छी महिला थी. मतलब ये नहीं कि वो मेरी माँ थी, वो सचमुच में बहुत अच्छी नेक इंसान थी. तो उस वजह से मुझे सब वातावरण मेरे घर का बहुत अच्छा था. हम उन दोनों ने ही हम 3 बहनें और 1 भाई है. तीनों बहनों को ही वो अच्छी एजुकेशन दी. वो चाहते थे हम इंडिपेंडेंट बने. मेरा झुकाव किसी वजह से मेडिकल में रहा. उस समय मेडिकल को हमने इसलिए लिया कि मेडिकल एक अच्छा प्रोफेशन था. मेडिकल में कुछ करने का मौका होता था. टीचिंग, इंजीनियरिंग उस समय लड़कों को, बच्चों को, लड़कियों को कोई भेजता नहीं था. तो टीचिंग और यही चीज़ें रह जाती थी. मुझे लगता है मेरा सफ़र बहुत आसान रहा. आराम से मुझे एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया. एमबीबीएस मैंने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से किया है. और उस समय इतना एडमिशन में प्रॉब्लम भी नहीं थी. सीपीएमटी में भी मेरठ में मेरा एडमिशन हो गया था. पर नेचुरली लेडी हार्डिंग पुराना है तो प्रेस्टिजियस है, उसमें मैंने एडमिशन लिया. शादी हो गई इंटर्नशिप के एंड में तो फिर मुझे आसानी से यहाँ पे पीजी मेरठ में पीजी मिल गई, जो मैंने फैमिली की वजह से मुझे अच्छा लगा मेरठ में करने का. हस्बैंड मेरे प्राइवेट प्रैक्टिस में हैं, डॉक्टर आनंद प्रकाश त्यागी. वो सिर्फ पीजी के ही ओरिएंटेड थे. तो उनके साथ मैंने 1980 में ज्वाइन कर लिया. और प्रैक्टिस में हमेशा ही अपने को मेट्रो हॉस्पिटल लेवल जो स्टेटस होता है उससे बचा के अपने को मीडियोकर और या अपर मिडिल क्लास तो शायद नहीं, लोअर मिडिल क्लास को के लिए अपने को अवेलेबल रखा. तो अभी भी मेरी टारगेट क्लाइंटेज मिडिल क्लास है या लोअर क्लास भी मेरे पास आने की हिम्मत कर लेती है. मेडिकल का सफ़र भी ऊंच नीच प्राइवेट प्रैक्टिस में चलती रहती है. पर कुल मिला के मुझे अभी तक संतुष्टि है कि जो भी कुछ है काम ठीक है और अच्छा हुआ है. हम नॉन कंट्रोवर्शियल हैं, किसी से कुछ ग्रुप में शामिल नहीं है. तो सब कुछ आसान, इसीलिए मैं कहती हूँ मेरा सफ़र आसान रहा है. ये तो मैम एक पर्सपेक्टिव आदमी क्योंकि आप काम कंपोज्ड और वैसे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इन अ वेरी लिमिटेड लाइफ जितनी अभी मेरी है, आई अंडरस्टैंड देयर आर ऑलवेज चैलेंजेस. उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे. आजकल के बच्चों के चैलेंजेस ज़्यादा हैं. दे आर मोर एम्बिशियस. उनके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. समाज का वो वातावरण भी बदल गया है जो हम लोगों के समय था.
तो इसलिए तुम बच्चों को तो और भी ज़्यादा मेहनती और समझदार होना पड़ेगा। और कुछ प्रभु कृपा सब पे जरूरी है, प्रभु की कृपा तो सभी पे जरूरी है। बिल्कुल। तो मैम जैसे काम आप कह रहे हैं स्टार्टिंग में स्टार्ट करा, सर का सपोर्ट था। नेचुरली व्हेन फैमिली स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग तो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो जाती है, तो वो नेविगेशन कैसे रही? बेटे सोचने का तरीका बढ़ती नहीं, उन प्रॉब्लम मतलब वो एक और अच्छा जिंदगी का तजुर्बा हो जाता है। हम लोग अपने सास ससुर मेरे पिता के साथ रहते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड उनके केवल इकलौते बेटे थे। तो दादी दादा अगर घर में हो तो फिर तो बच्चों का की तरफ से कोई चिंता ही नहीं रहती। और थोड़े बुजुर्ग थे तो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहती थी, पर बाद में हम लोगों को देखना होता था। तो हमारी सोशल एक्टिविटीज इसी वजह से कर्टेल रहती थी। प्रोफेशनल, घर, रिलेशन, जो जरूरी चीजें हैं बस वो सोशल आउटिंग वगैरह इतने हम लोग नहीं रखते थे। और यूजुअली मैम वो आई थिंक अब अगर मैं अपनी जनरेशन के लोगों की बात करूँ जो इस समय ये वाले फेज में ज़्यादा इसलिए भी नहीं हो पाती क्योंकि इस समय आप काम एक्सपैंड करने की भी कोशिश कर रहे हो। इस समय सब फैमिली को भी नेचुरली काम से आके जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है फैमिली को भी देना होता है। तो रिलेटिवली मैं सोचूं जो 5-7 साल पहले हम जितना सोशल इंटरेक्शन या कहीं आ जा सकते थे आज वो उतना पॉसिबल नहीं है। और मुझे लगता है 10-15 साल आगे वो मुश्किल रहेगा क्योंकि सब लोग अपना फैमिली बनाने में और अपना काम बनाने में उस समय उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। होना चाहिए, हम्म। बस सोशल इंटरेक्शन से मोबाइल और इंटरनेट और सोशल मीडिया से जगह पर्सनल इंटरेक्शन होना चाहिए, वही मदद करता है। तो इसलिए वो भी कोई मुश्किल नहीं होगा। समय के साथ इंसान अपने आप अपने चैलेंजेस सॉल्व करता चला जाता है। बिल्कुल मैम, ये तो धीमे धीमे आई थिंक जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती रहती है ना रोज आई थिंक हर महीने हर कोई नई चीज समझ हर आती है महीने नहीं, हर दिन कोई ना कोई नई चीज आ जाती है। कि अच्छा ये तो काम पहले नहीं हो पाता था अब तो आराम से हो जाता हाँ है। या हाँ, बिल्कुल हो जाता है। कितनी चीज़ों में मुझे ये अभी भी लगता है कि पिछले साल ये चीज़ हुई होती ना तो मैं तो बहुत इरिटेट होती। अपने आराम से थोड़े से हाँ, सॉल्व कर ली अपनी। आता चला जाता है वो तजुर्बा और वो सब चीजें काम को हम्म, हैंडल करने के, वो सब अपने आप भगवान देता चला जाता है। बस पॉजिटिव और कंपोज अपने होनी चाहिए कि काम एंड क्वाइट रह के अपने सब काम हो जाते हैं। जैसे मैम आप कह रहे हैं फैमिली में पढ़ाई का एटमॉस्फेयर था, सब लोग घर में एजुकेटेड हुए, आपने पूरी मेडिकल करी, फिर ये काम करना शुरू करा, ऑब्वियसली उसके साथ घर देखना और ये सब करना। तो टाइम बचा या आपका मन था ये, आप फाउंडर हैं दयाल अपना घर आश्रम की, तो टाइम निकला या मन था बहुत ज्यादा कि नहीं मेरे को और एक सोशल इतना बड़ा इस्टेब्लिशमेंट करना है? देखो सोच होनी तो हर चीज की जरूरी है हम्म। दिमाग में। हम्म। वो भी बचपन से ही परिवार के संस्कार देते हैं। अपने घर में, पीहर में मेरे पिताजी इस तरीके से सोशल एक्टिविस्ट थे और मैं घर में सबसे बड़ी थी, तो हम वो काफ़ी शेयर करते थे और मैं उनसे पूछती थी। हम्म। तो वो सब बातें दिमाग में घर रखती थी। ससुराल में आई तो मेरे ससुर जो बहुत सरल व्यक्ति थे, वो चुपचाप में बहुत दान वगैरह करते थे। हम्म। अगर उनके पास किसी ने कोई चीज़ मांगी है तो वो उसको झूठे से मना नहीं करते थे। तो बहुत बड़ा सर्कल नहीं था, पर रिलेटिव्स में भी बहुतों को सपोर्ट होती है कुछ, और वो हम्म। सब मना नहीं करते थे और दे के भूल जाते थे। तो कुछ मेरे अपने मन में भी उसी वजह से कुछ प्रभाव थे। तो शुरू शुरू में तो जैसे परिवार के एक समय होता है, मिडिल एज होती है जिसमें हम्म। बच्चों की जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं था, पर छोटे छोटे लेवल में जैसे ये सरकारी बाल गृह विभाग है पीछे की तरफ है, तो वहाँ पे मुझे उन्होंने ऑनरी डेप्यूट कर दिया। तो 3-4 साल तक मैं वहाँ पे अपने दवाइयों का थैला उठाती थी और उनके पास हफ्ते में 2 बार या 3 बार चली जाती थी। उन लोगों को मेरा आना अच्छा नहीं लगा, कुछ उनके व्यवहार से मुझे लगा कि मुझे हट जाना चाहिए। सरकारी डिपार्टमेंट है तो उनकी इतनी मजबूरी होगी। हम्म। वहाँ से हटी तो फिर सत्य काम में जाना शुरू किया। कुछ वहाँ मैं किसी के लिए गलत नहीं कहना चाह रही, पर मुझे ये लगा कि एक दो जगह जहाँ भी गए तो वहाँ पे ये लगा कि आप आओ सपोर्ट करो, जो देना है दो और चले जाओ। हम्म। मतलब उसमें इन्वॉल्व मत हो हम्म। हमारे अंदर की चीज़ों में। हम्म।
तो फिर मन में एक ये था कि कहीं कुछ करना चाहिए जो हम समाज को कुछ दे सके। पैसा तो बहुत लोगों से मिल जाता है, पैसा हम लोग देते रहते थे, बहुत जगह अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूट करके उनमें सहयोग करते रहे। मुझे डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने बताया कि भरतपुर में तो एक ऐसे हैं डॉक्टर कपिल, वो BMS डॉक्टर, हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, और उन्होंने अपना परिवार में बढ़ाया है। वो सिर्फ मानव सेवा में लगे हुए हैं। उनके इधर उधर और 2-4 आश्रम भी हैं। तो मैं उन्हें उनके यहाँ जाके देखा, और उनके यहाँ की जो ट्रांसपेरेंसी थी, उसमें कोई भी जाओ, कितनी भी सेवा कर लो, कुछ भी कर लो, सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर एंड क्लियर। तो फिर उनसे मैंने आग्रह किया कि मुझे एक मेरठ में भी ऐसा करने की मदद करें। तो उन्होंने मदद करी, और ये भगवान की कृपा से ये काम शुरू हो गया। वो है डॉक्टर BM भारद्वाज और माँ माधुरी, उनकी पत्नी। तो उन लोगों के सहयोग से, उनके गाइडेंस से ये मेरठ में शुरू हो पाया। और सारी लीगल टेक्निकल हेल्प वो देते हैं, पर उसके बाद मैनेज अपने आप करना पड़ता है। तो उनकी वो जो हेल्प है वो एक बहुमूल्य है। हम अपने आप अगर शुरू करें तो कितने सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ये सब यहाँ से लो, यहाँ से लो, ये, तो उन सब चीज़ों के हैसल से बच के बस एक काम करना है। काम करना ज़्यादा आसान है इन चीज़ों को मैनेज करने के मुकाबले। तो वहाँ से शुरुआत 2018 में 22 अक्टूबर को हमारा ये शुरू हुआ था, और हमने किराए की बिल्डिंग में शुरू किया था। जैसा आपने बताया मैम 2018 में यहाँ पे इस्टेब्लिश करा, और वहाँ से उन लोगों चलो वे इस्टेब्लिश करा देते हैं। स्टिल कोई भी एक नई चीज़ शुरू करने में बहुत चैलेंजेस आते हैं, चाहे जैसे आप कह रहे हो किराए की जगह में शुरू करा, तो उससे मतलब विद द टाइम आपके हिसाब से क्या-क्या ऐसे चेंजेस होते चले गए कि हाँ, चीज़ें अब स्मूदर हैं? चैलेंजेस से ज़्यादा मेहनत है। चैलेंजेस तो वो हैं जो कि हम नहीं कर सकते, मेहनत तो हम सब कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे प्रभु कृपा से 3 सहयोगी मिले साथ में। डे 1 से वो लोग मेरे साथ थे। जब हम किराए की ज़मीन जगह देखने गए थे, उस दिन से वो मेरे साथ थे। हम लोगों की टीम ने, ममता खन्ना, संजीव खन्ना ने मैनेज करते गए, गाइडेंस हमें मिलती चली गई। शुरू में फंड्स लगाए थे, 3-4 महीने थोड़े फंड्स अपने पास से खर्च करने पड़े लगाने के बाद। पर जब लोगों ने देखा कि यहाँ पे सचमुच काम होता है, तो थोड़ी-थोड़ी सपोर्ट आके चली गई, और हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते चले गए। 18 लोगों से हमने शुरू किया था। 25 लोगों तक की कैपेसिटी थी हमारे पास। लगा कि अब तो हम, जब कुछ मिल जाता है ना, तो और बेहतर की इच्छा होती है। लगा ये तो एक हॉल है, इसमें तो इन लोगों के लिए दम घुटता है, गर्मी है, खुलापन नहीं है। तो प्रभु से प्रार्थना करते थे भगवान को इनको खुली अच्छी जगह दिलवा दे। देखा भी कोविड टाइम में हम पे, जब कुछ थोड़े से पैसे इकट्ठे हो गए तो जमीनें देख भी रहे थे, पर वो सब हमारी रीच से बाहर थी। इसी समय दयाल अपना ग्रुप के हैं डॉक्टर, ये मिस्टर अभय गुप्ता जी और अजय गुप्ता जी, उनकी एक ज़मीन खाली पड़ी थी, तो उन्होंने हमको ऑफर कर दी। लोगों ने मिलके बनवा दी, कुछ हमारा पैसा था, कुछ। और इसमें ये है कि हम लोग किसी से मांगते नहीं हैं। जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, उनको हम एक ठाकुर जी की चिट्ठी में लिख देते हैं, भगवान उनको किसी न किसी के द्वारा भेज के पूरा करवा देते हैं। और ये सचमुच में हमने जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो देखा हमारे सारे सोर्स खत्म हो चुके थे, हमारे अपने भी, जो लोगों ने कंट्रीब्यूट किए, और हमारे लगभग आधा ज़्यादा था। तो मेरा ये था कि मैं रोकूंगी तो नहीं, चाहे अपनी से करके, या फिर बाद में इसको कैसे भी ले लूंगी उन लोगों से उधार दे के, इस तरीके से। मेरे MBBS ग्रुप के लोग जो USA में हैं, उन लोगों को इस चीज़ का मालूम चला, और उन्होंने 40 लाख कंट्रीब्यूट करके भेजा, और भगवान ने हमारा ये काम करा दिया। इसलिए अगर इच्छा शक्ति है और भगवान की कृपा है, तो सब काम पूरे हो जाते हैं। अब हमारे पास लगभग 60 या 65 की कैपेसिटी है, और ठीक से भगवान करवा रहे हैं। फिर भी अब उन्होंने, लगता है कुछ और बड़ा हो जाए, तो शायद वो अपनी अगली जगह भी दे रहे हैं बराबर में, तो हो जाएगा। और इसमें हम परिवार वालों को नहीं लेते, जो सारे डेस्टिट्यूट्स हैं, सड़क पे पड़े हैं, बेसहारा हैं, उन्हीं को हम लेते हैं और उनकी देखभाल करते हैं।
अच्छा तब लगता है जब किसी का 5 साल से बिछड़ा बेटा उसको मिल जाता है, किसी का 10 साल से खोया बच्चा उसको बुजुर्ग मिल जाता है, माँ बाप में से मिल जाता है, किसी का 10 महीने से पीछे खोया हुआ बेटा घर पहुंच जाता है, तो उस समय मन को बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, मैंने एक मैं वीडियो देखी थी मैम, एक इसमें स्टाफ ने। तुम्हारा भी पूरा कंट्रीब्यूशन है। हमारे आधे साइकेट्रिस्ट पेशेंट जब तुम पे जाते हैं, आधे हम बहुत ज्यादा हो गए थे तो हमने किसी और को मौका दे दिया है, पर तुम्हारा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन, हम उसके लिए आश्रम तुम्हारे लिए ग्रेटफुल रहता है और अरे आशीर्वाद देता है, मैम प्लीज, आशीर्वाद देता है ये एक पहले बहुत तुम्हें। बहुत बहुत स्मॉल थिंग है मैम, सच में। ये छोटी छोटी चीजें चीज को बड़ा बना देती है। मैम इसमें जैसे लोगों को यूजुअली पता नहीं होता है, हम इसमें जानना चाहते हैं कि प्रोक्योरमेंट का तरीका क्या है। जैसे कि आप लोगों को पता कैसे चलता है कि कहीं कोई नीडी है, या मतलब आते कैसे हैं आपके पास लोग? अब तो काफी लोग खुद ही खबर कर देते हैं जी, वो सड़क पे पड़ा है, वो घूम रहा है, वो जा रहा है, वो इस हम्म। अवस्था में है। और कभी कभी हमारी अपनी टीम भी रेस्क्यू के लिए निकलती है, हम्म। अगर उन्हें कुछ ऐसा मिल जाता है तो ठीक है। हमारे यहाँ महिला आश्रम के लिए जगह नहीं है, तो पर हम महिलाओं को लेते हैं, और उनको लेते हैं उसके बाद उनको दिल्ली वगैरह दिल्ली शामली भेज देते हैं। अब तक हमने 304 पुरुष प्रभु जी लिए हैं, 73 महिलाएं ली हैं, और महिलाएं तो सभी वहाँ पे चली गई हैं। हम्म। इनमें से आई थिंक 76 के करीब अपने घर जा चुके हैं। जब ज्यादा हो जाते हैं तो फिर हम भरतपुर या किसी और आश्रम में भेज देते हैं, जिससे हमारे पास और उनके लिए जगह मिले। एक वीडियो देखी थी मैम मैंने, स्टाफ ने दिखाई थी कि एक पेशेंट का इतने समय इलाज चला, उसने अपना एड्रेस वगैरह बता दिया, और 5 साल आई थिंक वो खोया हुआ था, तो उसकी मदर जब उसे लेने आई, वो हाँ। मैंने वीडियो, मतलब वो मुझे गूजबम्स शाम तक ऐसा लगता रहा कि अच्छा काम कर तो हम इसीलिए रहे थे ना। वो बोली ही हाँ, नहीं, और वो उसको देखती ही रही, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि बच्चा मिल सकता था कभी वापस। ऐसा तो ऐसे होता है ना, मरे का सबर है, खोए का सबर मुश्किल है। तो उन परिवारों की स्थिति देखो जिनके लोग खो जाते हैं। हम्म। मैम इसी में जैसे अगर ये मैं अपने मेंटल हेल्थ या साइकाइट्री के हिसाब से बोलूँ, तो जनरली लोगों को ना, जैसे आजकल अवेयरनेस बहुत है और बढ़ रही है, बट जो अवेयरनेस बढ़ रही है मुझे अभी भी लगता है वो एक बहुत सुपरफिशियल लेवल पे है। सिर्फ एंजाइटी डिप्रेशन की हम बात करते हैं, जब मैं भी ऐसी वाली चीज़ें किसी को बताती हूँ कि आपको पता है लोग इतने ज़्यादा बीमार होते हैं कि वो घर से निकल जाते हैं, वो खो जाते हैं, और कितने सालों तक इलाज चलने के बाद वो कुछ इम्प्रूवमेंट आना शुरू होता है और वो मिल सकते हैं। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जब मैं तो अपनी लाइफ में ही बोलूंगी, जब हम छोटे थे चौराहे वगैरह पे कहीं निकलते थे, सड़क पे घूमते हुए डिसऑर्गेनाइज लोग दिखते थे, अब नहीं दिखते हैं। रिलेटिवली बहुत फर्क पड़ गया है, बिकॉज क्योंकि ऐसे लोग हैं और ऐसे लोग इस चीज में काम कर रहे हैं जो उनके वेलफेयर के लिए हैं। शायद कह सकती हो, कह मेरे सकते हो। उतना ज्यादा डिसऑर्गेनाइज लोग नहीं मिलते। मैं अल्कोहल अब्यूज वालों की बात, अब वो तो अभी भी वो मिलते भी हैं वो तो, पर जो उनको वैसे। हम नहीं लेते, भिखारी नहीं लेते, हाँ। भिखारी नहीं रुकना चाहेंगे, हम्म। उनका तो प्रोफेशन है। हम्म। तो हाँ, जो जेन्युइनली एक बीमार, या फिर जो एक साइकाइट्री की, एक दिमागी मरीज का एक पर्सपेक्टिव था ना कि ये जो गंदे से बाहर घूम रहे, नहाए धोए नहीं है, गंदा पड़ा है ये आदमी, जो एक सबके दिमाग में है कि एक दिमागी मरीज इस तरीके से दिखता है, तो शायद वो पहले चौराहों पे और सड़कों पे ज्यादा दिखते थे। अब क्योंकि बहुत लोग इस चीज में काम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जैसे आप लोगों ने लेते हैं, तो आई थिंक, एंड प्लस ऑब्वियसली दवाई बेटर हो गई है, इलाज हाँ, थोड़ा अच्छा हो जाता है, थोड़ा गवर्नमेंट का भी इसमें वो है कि इतना ज्यादा नहीं फर्क पड़ता, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर मुझे लगता है कि फिर भी विद टाइम इम्प्रूवमेंट, और ये लोग कम हो रहे हैं, या फिर उस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते। हाँ, तुम ये मुझे लगता है तुम्हारा ये नजरिया बिल्कुल ठीक है। देखो, अपनागर आश्रम के ही लगभग 60 या 62 ब्रांचेस हो गए हैं पूरे देश में। हम्म। तो वो लोग भी एक लंबा काम है, जबकि लगता ये है कि जरूरत है। हम्म। भरतपुर में डॉक्टर बी एम भारद्वाज का हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा आश्रम खुल जाए, हम्म। और थोड़ा सा पर स्टेटस तो इस बात के लिए अवेयर अवेयर हो रहा है, पर जो अनएजुकेटेड लोग हैं ना, वो इन चीज़ों को पहचान नहीं पाते, हम्म। ना चाहते हुए भी उनके परिवार वाले निकल जाते हैं, हम्म। और फिर उनके पास इतने शायद साधन नहीं होते, इतना नहीं होता, तो
अभी भी थोड़ा तो है, पर भगवान ये हुँ, सबको भी पूरा करेगा। हुँ। 62 आश्रम खुलना कुछ मायने रखता है। अब और समय के साथ फ़र्क तो हर चीज़ में ही, हाँ, वो जो कहते हैं हर चीज़ में है। अखबार में, अब मेन मीडिया में, टीवी आई थिंक एक बहुत बड़ा ऐसा ज़रिया रहता है जिससे कि, क्योंकि यूजुअली लोग न्यूज़ अभी भी जो कन्वेंशनल न्यूज़ है बहुत देखते हैं, अखबार अभी भी बहुत लोग पढ़ते हैं। हाँ, ऐसी वाली जब चीज़ें उसमें आती हैं तो आदमी को पढ़ के अच्छा ऐसा होता है, मतलब जा सकता है कोई? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता दिमागी बीमारी के बारे में बात पहले बहुत ज़्यादा होती थी। हाँ, मेनली ना अल्जाइमर वाले भी हुँ, निकल जाते हुँ, हैं। हुँ। उनके परिवार वाले भी लाचार होते हैं, हुँ, हुँ, है ना? हुँ। उन्होंने तो देखभाल भी करी पर तब भी निकल गए। अभी रिसेंटली एक भरतपुर में महिला थी जो मेरठ की थी, उसका मालूम किया तो कंकरखेड़ा में कहीं है, और वो शायद 3 या 5 साल से निकली हुई थी, और उन लोगों ने उसके मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। हुँ। तो उनको भी ये लगा कि चलो देखो कहाँ से कहाँ मिल जाते हैं। हो तो वो रहा है, काम तो हो रहा वो है। तो अलग ही फीलिंग है, वो हाँ, मैं वो आई तो है। थिंक वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि जो वो मैंने विटनेस करा, वो उस दिन दोबारा ऐसा हो जाता है कि और अच्छा काम करेंगे, कोई और ऐसे ठीक होएगा तो कितना, हाँ, वो एक काफ़ी अलग ही नहीं, फीलिंग हाँ, थी कि वो तो अच्छा है। डॉक्टर इसलिए बने थे, मतलब वो हाँ, उस नहीं दिन। वो डॉक्टर होके इन लोगों की देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर अब इस पेशेंट जब आते हैं वो तो आते हैं जो पेमेंट का, हम जैसे तो तुम्हारे पास ऐसे ही अरे पहुँच मैम, जाते हैं टाइम पहुँच लेके। वो मैम है बहुत सचमुच। अ, बहुत ये भी एक बहुत रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है। हाँ, है जब लोग अपने घर जाते हैं ना, हुँ, या कोई ठीक हो जाता है। हुँ, पर एक मज़े की बात ये देखिए कि जिन लोगों के, वो बल्कि मज़े की नहीं अफ़सोस बात है, हुँ, अ, वो लोग घर जाना चाहते हैं, घर वाले उनको लेना नहीं चाहते। वो यहाँ को अपना घर समझ नहीं सकते, हुँ, और हम उनके लिए इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तब ये लगता है कि भाई ठीक है, लाचारी है, जो भी कुछ है। जाते हैं, 1-2 बार गए, फिर लौट के उसी हालत में आ गए। तो अब ये लगने लगा कि जो नहीं लेना चाहते, उनको ज़बरदस्ती भेजने से जो हमने इतने दिन उनको ठीक करने में लगाए थे, फिर वो ये, पर उनकी तसल्ली नहीं होती। अब इसके लिए हमारे पास कभी-कभी जवाब ही नहीं होता, हुँ। क्या करें? मैम नेचुरली वो केयर गिवर बर्डन वाली एक चीज़ है, दवाई तो एक इसमें छोटा रोल है। हाँ, जैसे आप बता रहे हैं सुबह योगा होती है। दवाई तो हम उनको देना चाहते हैं कि आप हमसे दवाइयाँ लेते चले जाओ। अच्छा, घर हाँ, जाके भी? हाँ, घर के लिए ले जाओ, हुँ, आओ हमसे दवाइयाँ लेते रहो, हम आपको दे देंगे। हुँ, और बल्कि बिना तुमसे पूछे और दूसरे डॉक्टर ऐश्वर्या से पूछे हमने कह दिया, आप आओ, अगर आप यहाँ के हो तो आपसे फीस भी नहीं लेंगे, अगर हुँ, आप आ हुँ, सकते हो तो उनको दिखाओ और उनसे दवा ले लो समय समय बिल्कुल। पे। जो भी उनकी अपनी मजबूरी। हुँ। हम जैसे जितनी मेरी समझ है कि उनकी भी सब प्रभु जी की अपनी-अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो हम हाँ, टेक्निकली एक इसका शब्द ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम बोलते हैं, कि खाली रहता है इंसान तो वो ज़्यादा अपनी थॉट्स में उस तरीके से, स्पेशली जो लोग बीमार हैं, चाहे फिज़िकली या मेंटली हैं। तो एक मोटा-मोटा मैम इनका दिनचर्या बताइए कि कैसा रहता होगा? क्या करते हैं लोग वहाँ पे? मतलब हम इनके बेटरमेंट के लिए क्या-क्या हेल्प करा पा रहे हैं? जो लोग ठीक हो जाते हैं हुँ, उनको हम आश्रम की काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। हुँ, रसोई में सब्जी कटवाना, फुलके सिकवाना, तो वो लोग ठीक हो जाते हैं। हुँ, और वो सहर्ष करते भी हैं, उन्हें मालूम है हमारा कहीं घर नहीं है। हुँ, एक है, कभी इमरजेंसी में स्वीपर नहीं आया तो साफ सफाई में बहुत मदद कर देता है, वो तो हुँ, कुछ भी कर देता है। हुँ, दूसरा है कहने पे कर देता है। फिर कपड़े धुलने धुलवाने में, धोने को तो धुल गए मशीन में, हुँ, हुँ। तो उनको सुखा के लाना होता है, जैसे गृहस्थी में काम बहुत होते हाँ, हैं वो होते हैं। तो कुछ लोग हैं जो नहीं कर सकते, करना ही नहीं चाहते। एक है वो सिलाई में बहुत मदद कर देते हैं। ये लोग सब हमें इन्हीं के भरोसे भी बहुत आश्रम की व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। पर कुछ लोग करना नहीं चाहते और अम, कर भी नहीं पाते हैं, तो उनसे हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। हुँ, एक हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटेल जी, वो रोज उनको 2 साल से आके सुबह योगा करा रहे हैं, गर्मियों में 6 बजे, शाम को सर्दियों में 8 बजे के करीब। हुँ, और उन्हें है कि बहुत थोड़ा फर्क पड़ता है, पर कुछ तो फर्क पड़ेगा हुँ, उनसे, हुँ, और नहीं तो एक्सरसाइज ही कर लेंगे। सुबह उनका नाश्ता होता है 8 बजे, जो कि हमारी अपनी किचन में बनता है। नाश्ते में हमारा अक्सर चाय, लोबिया या कुछ भी ऐसी न्यूट्रिशियस चीज हो गई। 12 बजे उनका भोजन है। भोजन में दाल, चावल, सब्जी, चपाती
अगर किसी ने भोजन किया है तो मीठा बन जाता है। दूसरा, शाम को 3 बजे चाय चाय है, उसमें बिस्कुट्स वगैरह हैं, कभी फल हैं, कभी कुछ है। ये सब पब्लिक सहयोग से मतलब उनको खाने में कोई कमी नहीं है। फल भी मिलते हैं, नमकीन भी आ जाता है, समोसे भी आ जाते हैं, अच्छा खाना मिल जाता है। रात का खाना हल्का रखते हैं, खिचड़ी है, चपाती है और सब्जी है। रात को फिर 9 बजे के करीब दवाइयों के साथ उनको दूध। हम हर प्रभु जी के हिसाब से लगभग 300 ml के करीब दूध उनका, 300 350 ml चाय वगैरह दूध में मिला के इनका रखते हैं। और जैसे कई बार लोग मैम हमसे पूछते हैं कि आप किसी को जानते हैं, हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है कि लोग अगर किसी तरीके से इन इन देयर ओन कैपेसिटी हेल्प करना चाहें तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहली हेल्प तो यही है कि अगर कोई ऐसा सड़क पे जरूरतमंद है तो उसके लिए हम इन्फॉर्म करें, हम हम्म जरूर से उसकी सेवा करके देखभाल कर सके। ये हम्म हमारी प्रायोरिटी है कि थोड़ा सा वक्त गुजार, उस समय जब आप खबर कर रहे हैं तो उसको इतना इंतजार कर लो कि हम उसको आके ले जाने का टाइम मिल जाए। हम्म। फिर ये भोजन के लिए है, भोजन करा के बुक करा सकते हैं। मैं अपने किसी का बर्थडे है, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी है, श्राद्ध के दिन है, देवी के दिन है। और राशन पानी आप कच्चा दे सकते हैं, आप कपड़ों में सहयोग कर सकते हैं। ड्रेस, हम इनकी ड्रेसेस रखते हैं, पुराने कपड़े हम नहीं लेते, इससे इनकी डिग्निटी बनी रहती हम्म है। हम्म और एटीजी की व्यवस्था है, कोई कैश में देना चाहे तो कैश में भी है। जैसे भी कोई गृहस्थी में कूलर वगैरह, पर एक रिक्वेस्ट ये है कि पहले आप हमसे पूछ ले कि जी हमारी क्या ज़रूरत है। मान लो हमारे पास 5 कूलर हो गए या 2 कूलर एक्स्ट्रा हो गए, तो वो हमारे लिए तो बेकार है, उसने हम्म तो अपनी तरफ से दे दिया। हम्म तो इसीलिए आप पूछ लें कि हमारी क्या ज़रूरत है तो ठीक है। हम्म और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगी, अगर कोई भी चीज़ हमारे पास सरप्लस है, तो हम सब आश्रम एक यूनिट में है, तो हम फिर जैसे भरतपुर की रिक्वायरमेंट बहुत है, हम्म बहुत ही रिक्वायरमेंट है, जबकि वहाँ पे डोनेशन भी बहुत आता है, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बने जा रही है, और उसमें हम उसको वेस्ट नहीं करें। अब गेहूँ किसी ने हमें दिया, ज़्यादा हो गया है, हमें मालूम है बरसात में हम इतना नहीं संभाल पाएंगे मिलने, तो फिर हम भरतपुर उनको भेज देते हैं। और रसीद वहाँ से भी हमारे पास रसीद आती है कि उन्होंने मेरठ आश्रम से ये सामान आया है, हम्म। और हमने जिसको दिया से लिया है उसको भी हम रसीद भेजते हैं। अच्छा। मतलब ट्रांसपेरेंसी, तो आप 5 केले लेके जाओगे, आधा किलो मिठाई लेके जाओगे, तो आपको ये चीज़ मिलेगी कि जी हमने आपने हम यहाँ पे ये चीज़ इतनी दी है, 11 रुपए हैं, 11,000 है, सबकी रसीद आपको मिलेगी, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहनी चाहिए, कोई व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं होनी मैम चाहिए। लोग आके देख भी सकते हैं, जैसे हाँ, अगर कोई 24 घंटे किसी भी समय जैसे अगर कोई खाना कराना चाहे तो वो आके उस समय देख देख सकते भी हैं। सकता है। मान लीजिए उसका वो ऐसे ही आया है, किसी और का खाना बुक है, आप अपने हाथ से सर्व करो। हम्म। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आई मेक श्योर मैं नीचे सारी चीज़ें डिटेल्स डालूं, जिसको भी कांटेक्ट करना हो, किसी को ऐसे कोई मिले कहीं और उन्हें उसकी सूचना देनी हो, या फिर आपको कभी भी कोई ओकेजन जैसे मैडम ने बताया, या किसी भी वक्त किसी को कोई भी दान पुण्य करना है, तो आप नीचे नंबर सारे हैं, यू कैन कॉल ऑन देम, आप उसमें कांटेक्ट करिए, मैं एड्रेस डालूंगी, आप जाके देखिए मेरठ में कितनी चीज़ें कहाँ कहाँ क्या क्या होती है, तो इसके लिए बहुत ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे आसपास ही बहुत सारा ऐसा काम हो जाता है। मेडिकल फैटर्निटी तो पूरा सहयोग करती है भैया, सब। डॉक्टर ओपी गुप्ता तो सीटी, एक्सरे किसी भी समय कुछ भी कर देते हैं, डॉक्टर अनिल अग्रवाल कर देते हैं, डॉक्टर कपिल सेठ सारी पैथोलॉजी फ्री करते हैं। मेडिकल कॉलेज में अब हम दूर चले गए हैं तो थोड़ा बचते हैं, पर पहले डॉक्टर शशांक जिंदल थे, अभी भी कुछ होगा तो उन्हीं के पास जाएंगे ऑर्थोपेडिक्स में। हम्म तो भगवान की कृपा से सब लोग साथ देते हैं, तो इसीलिए हम्म। इतना सब हो भी पा रहा है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि होता भी रहे। मैम अब यहाँ से अब 2018 से यहाँ हम आए हैं और अच्छा सब मैनेज हो पा रहा है, यहाँ से आगे जैसे आपने एक विजन बताया कि और एक्सपैंड हो जाए तो और लोग ले सकते हैं और बेटर कैपेसिटी, कोई और चीज जो, बिकॉज आप इतने एक्टिव हो, काम आप अब भी कर रहे हो, सोशल वर्क आप सारा अभी भी करते हो, एक तो मैम इस एनर्जी का राज बता दीजिए, ये कहाँ से आ रही है, जस्ट कीप ऑन गोइंग वाली। बेटी एनर्जी तो उम्र के हिसाब से कम होती है,
कहीं तुम ज़्यादा लगाओगे तो दूसरी जगह कम करना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिस में मैं बहुत कम टाइम लेती हूँ, सिर्फ 2-3 घंटे की ओपीडी करती हूँ, बाकी टाइम आश्रम के लिए ही है। और एक सबसे रिक्वेस्ट है, आश्रम में आओ, देखो, जुड़ो, हम लोग हमेशा नहीं हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी लो। पैसे की समस्या नहीं है, थोड़ा सा डेडिकेशन दे के उसमें थोड़ा सा, जिसको भी इतना इन चीज़ों में इंटरेस्ट हो, आओ और करो, उन लोगों के साथ कुछ समय बिताओ। वो लोग बहुत खुश होते हैं जब हम जाते हैं उनके पास ना। जैसे अब मेरा जाना कम हो गया है, तो मेरे हस्बैंड के साथ कुछ हेल्थ इशू चल रहे थे, अब दोबारा से जब जाना चाहिए तो वो इंतज़ार करते हैं, कोई आए, कोई हमसे बात करे, हमारा हाल चाल पूछे। आप चाहे कुछ कर पाए या ना कर पाए, अगर उनको थोड़ा सा 5-10 मिनट उनके बीच में घूम के उनसे बात करके, तो वो उनको बहुत अच्छा अपनापन देता है। बाकी सब कर ही रहे हैं, आप सबका धन्यवाद। आप सब इस काम को इतने लेवल तक लेके आए हैं, और उम्मीद है आगे इसको बढ़ाते में सहयोग करते रहेंगे और पीछे संभालेंगे भी। अब सेकंड जनरेशन तो चाहिए ना हमें इसको आगे बढ़ाए रखने के लिए। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। अरे मैम, थैंक यू सो मच। आपने ये तो, मुझे ऐसा लगता है ये तो और बताने वाली चीज़ है। मुझे अब भी लगता है कि मैम अपने मुँह से किसी को ऐसे नहीं डायरेक्टली बताती हैं कि ये काम है, ये करो, बल्कि अदर हाँ, पीपल को और बहुत आगे जाके जो इसमें नॉर्मली जाते हैं, आप और लोगों को लेके जाइए और देखिए कि कितना ज़्यादा डिफरेंस हम किसी की लाइफ में बहुत स्मॉल थिंग से कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। आई एम रियली होप कि और लोग जुड़े, हम इसमें और किसी भी तरह से हेल्प कर पाएँ, और बहुत 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 लोग नीडी हैं और उनका बहुत फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर द विशेस एंड आपकी सपोर्ट। ठीक, ठीक। Thank you everybody for joining in, and we will catch you again next Saturday with more interesting stories around Meerut. This is Dr. Rashi Agarwal signing off.